अपनी नई भाभी रमा को आवाज लगाते हुए निशा उसके कमरे तक जा पहुंची। कमरे में रमा एक बड़े शीशे के सामने बैठी थी। रमा को ऐसे बैठा देखकर चुलबुली निशा ने मजाक करते हुए कहा, ये क्या भाभी, किसकी यादों में खोई हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, सुबह हो गई है। आपकी सासू माँ यानी मेरी माता श्री आपको रसोई में बुला रही हैं। निशा अपने ही धुन में लगातार बोली जा रही थी कि तभी उसकी नज़र रामा पर गई, जो अपने हाथों से बहते हुए खून को देखकर दर्द से रो रही थी। निशा के पास जाकर देखा तो रामा के गाल पर थप्पड़ के निशान और हाथों पर टूटी चूड़ियों के निशान उसके भाई अजय के किए सारे जुल्म की दास्तान को चीख चीख कर बयां कर रहे थे। निशा ने रामा की तरफ देखा तो रामा उसे देख और भावुक हो गई और निशा का अपना तो पाकर दहाड़े मार कर रोने लगी। रामा और अजय की शादी हुए अभी महीना भर ही हुआ था। एक तरफ रामा जहाँ शांत स्वभाव की बिना माता पिता की पली बड़ी संस्कारी लड़की थी, तो दूसरी तरफ अजय निहायत की शकी और औरतों को पैर पैर की जूती समझने वाला अहंकारी पुरुष था। अजय में अपने पिता के संस्कार छाप स्वरूप आ गए थे। रामा को ऐसी हालत में देखकर निशा को अपने माँ पर हुए सारे जुल्म याद आ गए कि कैसे उसकी माँ को उसके पिताजी मारते और अपमानित करते थे, लेकिन हर बार माँ चुपचाप सब कुछ सहती रहती, जिससे उसे पिताजी का मनोबल मजबूत होता गया। और निशा की माँ पर उनके जुल्म का सिलसिला उनकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हुआ। निशा ने कहा, भाभी सच सच बताइए, क्या हुआ? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है? रामा ने मन में गुस्से को दबाते हुए हाँ में सिर हिलाया और बताया कि रात में उसको उसकी मौसी के बेटे का फ़ोन आया था, ये बताने के लिए कि मौसा जी का एक्सीडेंट हो गया है। इस बात पर ही अजय को गुस्सा आ गया कि उसने तुम्हें इतनी रात को क्यों फ़ोन किया। आज के बाद तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधा हम भाई बहन के रिश्ते पर ही सवाल उठा दिया। निशा ने गुस्से में रमा से कहा, भाभी आपको भाई ने मारा तो आपने पलटकर एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा? वहीं उनका हाथ पकड़कर उनको उनकी हद याद दिला देती। पति हैं आपके, भगवान या भाग्य विधाता नहीं। जो मन में आएगा करेंगे। आपका मन, आप जिससे चाहे बात करें। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं उसका ना होना ही बेहतर है। तब तक दरवाजे पर खड़ी निशा की माँ ने कहा, ये क्या तू रमा को उल्टी सीधी बातें सिखा रही है बेटा? औरतों को तो मर्दों का गुस्सा सहना ही होता है, और अगर हर औरत ऐसा करने लगे तो कभी कोई घर ही नहीं बसेगा। बहू तुम उसकी बातों में मत आना, बावली हो गई है, अभी शादी नहीं हुई ना, तो इसलिए इसको रिश्तों और समाज की समझ नहीं है। जिस दिन समाज की बेड़ियां पैरों में पड़ेगी खुद ब खुद रिश्ते निभाने की समझ आ जाएगी। निशा ने कहा, वाह माँ, क्या बात कही आपने। जो गलती आपने की बर्दाश्त करके वही गलती भाभी से भी करने के लिए कह रही हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं किसी भी बेड़ी को इतना मजबूत नहीं होने दूंगी जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए और मुझे कमजोर बनाए। तब रमा ने कहा, दीदी ये समाज ऐसा ही है। इन कमजोर चूड़ियों की तरह ही हम औरतें भी होती हैं, जो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले टूटती ज़रूर हैं। लेकिन हम समाज में इन्हें पहने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि तब हमें समाज जीने नहीं देगा। इसलिए इन्हें उतार कर फेंक नहीं सकते। ये कमजोर चूड़ियाँ जब हमारे हाथों में सजती है तब हमें समाज में मान सम्मान से जीने का अधिकार मिलता है। तब निशा ने कहा, भाभी चूड़ियाँ उतार कर फेंकने की ज़रूरत नहीं, मन की बेड़ियाँ उतार कर फेंकने की ज़रूरत है। जब हम औरतें मन से मजबूत होंगी तभी ये समाज भी हमें मजबूत समझेगा, मजबूर नहीं। अगर आज हम तीनों अगर भाई के विरुद्ध कर बैठे तो भाई को सुधरना ही होगा। लेकिन अफसोस, हम औरतें एक दूसरे को सहने का पाठ पढ़ाते हैं और मर्दों को वो ऐसे ही होते हैं कहकर गलत करने का अधिकार दे देते हैं। जब हम औरतें घर में ही एक दूसरे के समान और अधिकार के लिए नहीं बोल सकते तो समाज के लोग खाक बोलेंगे। लेकिन इन सब के ऊपर अपने साथ होते गलत व्यवहार और हिंसा का विरोध हम औरतों को खुद ही शुरू करना होगा। चलती हूँ। उसके बाद रम्मा की सास ने कहा, बहू हम कल ही तुम्हारे मौसा जी को देखने चलेंगे।
मैं खुद तुम्हें उनसे मिलाने ले चलूंगी। अगले दिन रमा तैयार हो गई थी कि तभी अजय की नज़र रमा पर पड़ी, जिसे देखकर फिर उसे गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में गरजते हुए रमा से कहा, इतनी सुबह सुबह हीरोइन बनकर कहाँ जा रही हैं? इतना बन ठन कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी शादी हो गई है और मुझे औरतों का इतना सजना संवरना नहीं पसंद। जाओ जाकर रसोई में काम करो। जैसे वो उसे सुन ही नहीं रही हो। गुस्से में तमतमाते हुए अजय ने रमा का हाथ खींचकर उसे उठाते हुए कहा, सुनाई दे रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? सुबह सुबह अपने किस यार से मिलने जाना है जो तैयार हो रही हो? रमा ने तेज आवाज में कहा, अजय पहले मेरा हाथ छोड़ो। मुझे सब सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं तुम जैसे गिरे हुए इंसान की सोच का जवाब नहीं देना चाहती। वैसे तुम इतना जोर लगा रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ, मैं अपने मौसा जी से मिलने जा रही हूँ। मौसा जी का नाम सुनते अजय और गुस्से में भड़क कर बोला, जब मैंने कल मना किया तो तुम वहाँ किसकी इजाज़त से जा रही हो? मैंने तुमको कल ही समझा दिया था, तुम्हारा वहाँ से रिश्ता खत्म। अब निकलो कमरे से बाहर। कहते हुए अजय ने रमा को जोर से कमरे के बाहर धक्का दे दिया। लड़खड़ाते हुए गिरती रमा को दरवाजे की चौखट पर उसकी सास ने संभाला और सहारा देकर उसे खड़ा किया। कमरे में घुसी तो गुस्से से अपनी माँ का ताना चेहरा देखकर अजय ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा, माँ तुम नहीं जानती इसका चरित्र। ये एक नंबर की चरित्रहीन औरत है। यह अपने मौसा जी के लड़के से देर रात बात करती है। परसों ही मैंने दोनों को रंगे हाथ बात करते हुए पकड़ा और अब उससे मिलने के बहाने बना रही है। तभी अजय की माँ ने दो जोरदार तमाचे उसकी गाल पर दे मारा। अचानक पड़े थप्पड़ से अजय एकदम सकपका गया कि उसकी डरपोक माँ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उसने झलाते हुए कहा, माँ ये क्या है? आपने मुझे मारा क्यों? क्या इस औरत के लिए जो कल की आई हुई है? आप भूल गई कि मैं आपका बेटा हूँ। तब अजय की माँ ने गुस्से में बोला, खबरदार, अगर उसे कल की आई औरत कहा तो वो मेरी बहू, तुम्हारी पत्नी और इस घर का गुरूर है, समझे? जितना हक तुम्हारा मेरा हम सबका इस घर पर है, उतना ही हक उसका भी इस घर पर है, सामाजिक और कानूनी दोनों नज़रिए से। रही बात तुम्हारा मेरा बेटा होने की तो मुझे आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है और खुद पर भी कि मैं तुम्हें औरतों का सम्मान करने के संस्कार देने में असफल रही। आज तुम्हारे अंदर मैंने तुम्हारे पिताजी की छवि देखी, जिनके मेरे ज़िंदगी से चले जाने का दुख नहीं बल्कि खुशी है, क्योंकि मैं अब आज़ाद हो गई उनकी बेड़ियों से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए भी रमा यही सोचें, क्योंकि जिन पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, विश्वास और सम्मान नहीं रहता, उन्हें निभाना एक औरत की मजबूरी बन जाए, वहाँ ऐसे पति का सम्मान तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ उसके ना रहने पर उसे कोई दुख भी नहीं होता। तुम्हें अपने पिताजी का व्यवहार खराब लगता था क्योंकि बात तुम्हारे माँ की थी, तो अब तुम खुद वही गलती क्यों कर रहे हो? बेटा, अपनी पत्नी का सम्मान करना और उस पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि आखिरी दम तक पति पत्नी ही एक दूसरे के काम आते हैं। ये मेरी आखिरी चुनौती है तुम्हें। अगर तुमने आगे से रमा के साथ कोई अपमानजनक व्यवहार किया तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई बेटा भी था और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रमा को मैंने इजाज़त दी उसके मौसा जी से मिलने की, जिन लोगों ने उसे उसके माता पिता के जाने के बाद सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, उनसे वो एक पल में सारे रिश्ते खत्म कर ले। क्यों? क्योंकि उसके सकी पति को उस पर भरोसा नहीं। अगर यही व्यवहार पत्नी भी पतियों के साथ करने लगे तो धरती से सारे रिश्ते नाते ही खत्म हो जाएंगे। हर रिश्ते की नींव सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर टिकी होती है। जहाँ विश्वास खत्म, वहाँ रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तभी निशा ने पीछे से कहा, भैया, अगर कल को शादी के बाद मेरे पति ने भी ऐसा कहा तो आपको कैसा लगेगा? आपको शायद याद नहीं, आप भूल गए, लेकिन मुझे आज भी याद है। बचपन में जब पिताजी माँ को मारते थे तो आप कहते थे कि मैं पिताजी जैसा कभी नहीं बनूंगा, मैं अपनी पत्नी, माँ, बहन सबको प्यार करूंगा। अजय नजरें झुकाए अपने किए पर शर्मिंदा चुपचाप खड़ा था। तभी अजय की माँ उसके सिर पर हाथ रखा तो वो फुट फुट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, ना जाने कैसे मैं अपना बीता हुआ
कल भूल गया। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी मुझसे नफरत करें। तब अजय की माँ ने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, रामा से मांग, जिसको तूने दर्द दिया और अपमान किया है। तब अजय ने कहा, रमा हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मौसा जी से मिलने। मैं भूल गया था। रमा ने अपना दर्द भूल अपने पति को माफ़ कर दिया और अजय के साथ मौसा जी से मिलने चली गई। कहानी का सार सिर्फ इतना है कि अगर हम औरतें एक दूसरे का साथ देने लगे तो कभी कोई पुरुष घर या बाहर कहीं भी हमारा अपमान नहीं कर पाएगा। हम औरतों को आसानी से कमज़ोर कह दिया जाता है। हमारी चूड़ियों को हमारी मजबूरियाँ या बेड़ियाँ बताया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि हमारा मन बेड़ियों में बंधा है, सामाजिक और पारिवारिक दबाव में, जिन्हें हमें उतार फेंकने की ज़रूरत है अपने सम्मान और अधिकारों के रक्षा के लिए। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।